तो कई बार क्या होता है कि जो आप एक्सपेक्टेड नहीं करते वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 9, 10th, 11, 12 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही ये टॉपिक। ठीक है, मुझे जहाँ तक कि याद है कि 1 to 5 में भी आर्थिक मंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि 1 to 5 में था या नहीं था। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इस तरह के क्वेश्चन को देखा था एक आर्थिक मंदी से रिलेटेड। ठीक है, तो 120 प्रयागराज हिस्ट्री सेक्शन के कह सकते हैं क्वेश्चन में था। चलिए बाद में देखेंगे इसको, फिलहाल अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सारे क्वेश्चन का सेट हमने ग्रुप में भेज दिया है जो प्रीवियस क्वेश्चन है, और नोटिफिकेशन भी आ चुका है आपके एग्जाम का। ठीक है, कल से शायद फॉर्म जो है भरा जाएगा, तो आप लोग अपना जो है तैयारी, उम्मीद है कि सर्टिफिकेट वगैरह जो है, डॉक्यूमेंट वगैरह कम से कम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अच्छे से। डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास टाइम है अपलोड करने के लिए। क्या सबका नेटवर्क स्लो हो गया, रुक गया है, कि केवल एक व्यक्ति का ही है? हो सकता है नेटवर्क इशू होगा आपके तरफ, इसलिए रुक गया होगा। ठीक है, तो चलिए, विश्व इतिहास जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और खास करके 11, 12, 9, 10 वालों के लिए। साथ साथ 6 to 8 में भी देख लीजिए सोशल साइंस वाले, चूंकि क्वेश्चन की प्रकृति है। अगर आप देखिएगा 1 to 5 में भी विश्व इतिहास के 4-5 क्वेश्चन पिछली बार पूछ दिए गए थे। और यहां पर भी आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पैटर्न क्या होने वाला है, सेम वही रहने वाला है आपका। कल जो हमने अपने अनुभव के आधार पे ही बताया था कि 2.5 घंटे का टाइम हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और साथ साथ हमने बताया था कि 30 क्वेश्चन में 9 नंबर लाने होंगे क्वालिफाइंग के लिए भाषा। ठीक है, तो वो नंबर नहीं जुटेगा। हाँ, जुटेगा उस केस में जब आपका टाई हो जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट का नंबर अगर इधर वाले सेक्शन बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में हिंदी वाले सेक्शन में जिनको ज़्यादा होगा उनको लिया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आपके पास आधा घंटा टाइम बढ़ा है, तो 30 क्वेश्चन भी हिंदी का या इंग्लिश जो भी मिला करके हो बढ़ चुका है। तो उस सेक्शन को आप 15 मिनट में आप कर सकते हैं। तो आपको 15 मिनट आपको ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको मिल रहा है। 15 मिनट आप इधर में ज़्यादा आप बना सकते हैं। 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चन हिंदी का इजीली कर सकते हैं। उस पे लिखा है नोट वैलिड सर, एसटीटी का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? देखिए, ये आप ही का केवल समस्या नहीं है, एसटीटी को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं हो। 1-2 दिन में आप देखिएगा कि आयोग बीएसई भी खुद दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये केवल आप ही की समस्या नहीं होगी, बहुत लोग की समस्या होगी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट का वो टेंशन नहीं ले, वो आयोग का टेंशन है, बीएसई भी खुद दे देगा, आप परेशान ना हो। फिलहाल जो है तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से देगा, अभी टाइम है आपका। 1-2 दिन में निश्चित रूप से वो डालेगा ही डालेगा, परेशान मत होइए। ठीक है, और नहीं तो 1-8 मेल कीजिए, वहाँ पे जो है मेल कीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए, दे देगा, टेंशन नहीं लीजिए। केवल आप ही का नहीं, बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट हो सकता है डाउनलोड नहीं किए होंगे, और ऐसा नहीं है कि आयोग मौका नहीं देगा फिर से डाउनलोड करने का, निश्चित रूप से देगा। हो ना हो कहीं आपको हार्ड कॉपी भी अवेलेबल करवा दिया जाए जिला में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे पिछले बार हुआ था, तो ऐसा भी प्रावधान होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी केवल रजिस्ट्रेशन करके रखिए, क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंट आपका मांग नहीं रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिलहाल 2-3 दिन में आपका जो है डॉक्यूमेंट आ ही जाएगा, 2-4-5 दिन, 6 दिन, जब भी हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, देख लीजिएगा इसे। चलिए, महामंदी से आप क्या समझते हैं और इसके क्या क्या कारण थे, इससे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए पूरे विश्व स्तर पे? क्योंकि इस महामंदी ने पूरे विश्व को कह सकते आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, और 1929 में भारत जैसा देश, जबकि भारत यूरोप से कितना दूरी स्थित है,
कितना दूर पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ा, चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, चूंकि यूरोपीय कंट्री ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, तो भारत का स्वाभाविक सी बात है कि भारत में भी उसका प्रभाव पड़ता और भारत में भी भयानक प्रभाव पड़ा। 1929 जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इतना स्थिति था खराब कि लोगों को कलकत्ता बंगाल जैसे क्षेत्रों में भोजन तक नसीब नहीं हो रहा था और लाखों की संख्या में लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। वही 1929 के आसपास की घटना, आर्थिक मंदी की घटना, तो पूरे विश्व को प्रभावित किया, साथ साथ भारत को भी इसने प्रभावित किया था 1929 का आर्थिक मंदी। अब देखिएगा मंदी के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए और कौन कौन से उपाय किए गए, किसके किसके द्वारा किया गया। निश्चित रूप से यहां से एक क्वेश्चन विश्व इतिहास में पूछे जाते हैं। महामंदी विश्व को अपने चपेट में लेने वाला सबसे भयंकर आर्थिक संकट था। यह अक्टूबर 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ ये आर्थिक मंदी, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस कहां से शुरू हुआ, तो अक्टूबर 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से। अब कहिएगा वॉल स्ट्रीट क्या है, तो वहां का एक शेयर बाजार है, जैसे निफ्टी वगैरह है इंडिया में, उसी प्रकार से अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट है वो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, वहां से आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई अक्टूबर 1929 में। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और पूरे संपूर्ण विश्व में फैल गई, इसलिए इसे महामंदी या आर्थिक मंदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको, तो महामंदी को आर्थिक मंदी या महामंदी कहा जाता है, क्योंकि इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। देखिए जिनका हिस्ट्री है ऑप्शनल में, तो और भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में कोई सब्सिडी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको वहां छांट देगा आगे चल के, आप 9th-10th में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट में होना चाहिए 2 कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री का जो ऑनर्स में 4 में से कोई 2 पेपर होना चाहिए आप, तब आप टीचर बन पाइएगा सोशल साइंस का, नहीं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका छांट देगा आगे चल। चलिए अब देखिए इसके प्रमुख लक्षण क्या थे, आर्थिक मंदी जो हुआ उसके क्या क्या लक्षण दिखाई दिए। तो यहां पर देखने को मिलेगा आर्थिक संकुचन, कई बार पूछ देगा आर्थिक मंदी के क्या प्रभाव पड़े, उसमें इनमें से क्या प्रभाव नहीं पड़े, बीपीएससी ऐसे पूछ देगा, लिख देगा आर्थिक गतिविधियों में संकुचन, शेयर व वस्तुओं की कीमत में भारी गिरावट, कुछ और दे देगा, ठीक है, कारखानों एवं उद्योग धंधों की भारी घाटा, बैंकों की दिवालिया होना, या दे देगा बैंकों का दिवालिया ना होना दे देगा, तो ये नहीं होगा बैंक की दिवालिया होना। तो ये सब इसके प्रमुख लक्षण दिखाई दे, यानी पूरे विश्व स्तर पे क्या हुआ कि आर्थिक गतिविधि बहुत कम हो गया। जब देखिए अब कहिएगा आर्थिक गतिविधि कब कंट्रोल हो जाएगा, कब क्रैश हो जाएगा, जब आप आयात निर्यात करना बंद कर दीजिएगा, आप कोई भी वस्तु खरीदना मार्केट से बंद कर दीजिएगा, ना खरीदिएगा ना बेचिएगा, उस स्थिति में आर्थिक गतिविधि जब नहीं होगा तो वो आर्थिक संकुचन हो जाएगा। और यह स्थिति भारत में भी कोरोना के बाद आ सकता था, जो भारत में अभी कोरोना आया, भारत या पूरा विश्व में कह सकते हैं, तो यह स्थिति आ सकती थी, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो आपने देखा होगा कि सरकार ने सबके अकाउंट में 500,000 यानी रुपया देना शुरू कर दिया कि कुछ इकोनॉमी दिया जाए गरीब लोगों के पास, जिससे कि वह मार्केट बना रहे और वो गाड़ी, जैसे गाड़ी जब चलना बंद हो जाता धक्का देते हैं, तो उसके लिए सरकार की मजबूरी थी कि आम पब्लिक के हाथ में कुछ रुपया देना, इसीलिए सरकार ने बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाया गरीबों को, अनाज से लेकर के पैसे तक दिए गए, किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत भी दिए गए, मतलब किसी तरीका से गरीब लोगों तक जो है पैसे की पहुँच दी गई, जिससे कि वह आर्थिक गतिविधि बना रहे, ठीक है। तो ये सरकार करती है आर्थिक गतिविधि को बरकरार रखने के लिए। तो उस समय उतना पूरे विश्व को एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वहां पे संकुचन देखने को मिला। शेयर बाजार में जो वस्तुएं थी उनकी कीमत में भारी गिरावट आ गई, चूंकि खरीदार ही नहीं है, सभी देश संरक्षणवाद की ओर आ गए, यानी सिर्फ बेचना चाह रहे हैं, खरीदना कोई चीज नहीं चाह रहे हैं, चूंकि पैसा है नहीं, ठीक है। सभी लोग क्या चाह रहे हैं कि बेचें, सामान को बेच के पैसा
कलेक्ट करें, लेकिन सभी ऐसा ही सोच लिए तो किसी का सामान ही बिक्री नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में वस्तुओं की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मान के चलिए सोना अगर अभी 60,000 रुपये भरी है, यानी 10 ग्राम का है, कोई खरीदार ही नहीं मिले मार्केट में, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका रेट डाउन हो जाएगा। तो वो तो उसका रेट इसीलिए ज़्यादा रहता है कि लोग खरीदार उसका उस रेट में ज़्यादा है। कोई अगर 60,000 का 10 ग्राम नहीं खरीदेगा तो सोना का रेट जो है घट करके 30,000 हो जाएगा, उस पर भी कोई नहीं खरीदेगा तो और घट जाएगा। तो ऐसा इसीलिए कि खरीदार पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आयात निर्यात जब बंद हो गया, लोग खरीदना बंद कर दिए, उसके पीछे कई रीजन था कि लोग के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो उस स्थिति में वस्तुओं के दर में भारी गिरावट देखने को मिला। कारखानों, अब वस्तु नहीं बिकेगा तो कारखाना खुल के क्या होगा, कारखाना में तो प्रोडक्ट तैयार होता है, उद्योग धंधा में तो प्रोडक्ट तैयार होगा, तो वह मार्केट में जब बिकेगा नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कल कारखाने उद्योग धंधे बंद पड़ने लगेंगे, उनको घाटा लगने लगेगा जैसे कोरोना के टाइम पे। उसके बाद जो बैंक में जो पहले से पैसा जो जमा था वो सभी लोग अब वहां से निकालना शुरू करेंगे, चूंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। और बैंक क्या है कि लोन दे रखा है, जैसे आप बैंक में 100 रुपया जमा करते तो उसका कुछ पार्ट वो अन्य लोगों को लोन भी दे देता है। तो लोन दे दिया तो उस समय उस आर्थिक तंगी में वो मांग तो सकता नहीं था कि अभी लाइए रुपया हमको, चूंकि लोन में तो ऐसा प्रावधान नहीं होता कि आप जब बोलेगा बैंक उस समय आप दे ही दीजिए, आपका जब इच्छा होगा, जब आपका किस्त रहता है या जो भी है प्रोसेस से होता है। और जब आप जमा कर रखे होते तो बैंक को आप तुरंत अल्टीमेट दे करके आप ले सकते हैं कि हाँ हमारा जो रुपया जमा है लाइए। तो उस स्थिति में सभी जो लोग बैंक में पैसा जमा कर रखे होते हैं तो वो पैसा निकालना शुरू कर दिए। बैंक सब दिवालिया होने लगा, चूंकि बैंक का बहुत सारा पैसा तो लोन में भी है, कर्ज में भी है, लोग चुका नहीं रहे लेकिन अपना पूंजी निकाल रहे। तो उस स्थिति में देखा गया कि बहुत ज्यादा बैंक जो है दिवालिया होने लगे, बहुत ज्यादा लोगों का पैसा डूबने लगा, बैंक रातों रात भागने लगा। ठीक है, और यही सब देखते हुए आगे चल करके आप देखिएगा कि भारत में 1935 ईस्वी में आरबीआई का गठन किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक मंदी में जो दिवालिया बैंक हुआ या जो बैंक समाप्त हो गए, बंद हो गए, उसका भी परिणाम था कि 1935 तक आप देखिएगा कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी जाती है, जो कि पूरे बैंक का कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, केंद्रीकृत बैंक बनाया जाता है कि कोई बैंक भागे ना। ठीक है, तो इसी स्थिति से बचाव करने के लिए, ठीक है, तो ये सब लक्षण जो है वो आपको आर्थिक, जब मंदी आया पूरे विश्व में, महामंदी आया और इसकी शुरुआत का प्रमुख कारण आप कहिएगा तो प्रथम विश्व युद्ध ही था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्री चल रहा था वो गोला बारूद, बंदूक बनाने का, तोप बनाने का, जो जितने भी हथियार सप्लायर हैं वो सब फैक्ट्री बैठ गया। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि जब युद्ध समाप्त होगा तो वह गोला बारूद और गन फैक्ट्री ये सब जो है बिक्री बंद हो जाएगा। जैसे कोरोना के बाद अब कोई जो है सैनिटाइजर या कह सकते हैं ग्लव्स या मास्क, इसकी बिक्री बहुत डाउन हो गया होगा और बहुत सारी कंपनियां केवल इसी पे आधारित हो गई होगी। तो उनको अब धीरे धीरे क्या करना होगा कि अपना व्यापार चेंज करना होगा, नहीं तो वो जूझ रहे होंगे इस तंगी से, परेशानी से, तो घाटा लगेगा उस स्थिति में। तो वहां पर भी पूरे विश्व में भी यह समस्या देखने को मिली और यही सब मिला जुला कारण था कि आपका आर्थिक मंदी वहां पर देखने को पूरे विश्व में मिला था। तो केवल अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। अब देखिए कारण, एक कारण नहीं थे, कई कारण थे, इसके कई कारण थे आर्थिक मंदी के। एक एक कारण करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला कारण है व्यापार चक्र का परिणाम। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे कि विकसित देश में एक समय होता है, एक व्यापार चक्र चलता है। विकसित देशों में क्या होता है, एक व्यापार चक्र चलता है कि उसमें आपको आर्थिक मंदी आते रहेगा, बीच बीच में क्या होता है कि आपका आर्थिक मंदी आते रहता है विकसित देशों में, खास करके अमेरिका वगैरह में। 2000 ईस्वी में भी अमेरिका में आर्थिक मंदी आया था। तो एक चक्र चलता है, व्यापार चक्र है, उसके परिणाम स्वरूप जो है आर्थिक मंदी आता है। उसके बाद सबसे प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918, उसमें बहुत ज्यादा बैंक वगैरह खुल गए थे। क्योंकि उस समय लोग आयात निर्यात कर नहीं रहे थे तो लोगों के पास धन बहुत ज्यादा जमा हो गया। तो उस स्थिति में लोग बैंकों में जाके जमा करने लगे।
ठीक है। और जब महामंदी आई तो एकाएक लोग बैंक से निकालने लगे, उस स्थिति में क्या हुआ, बैंक दिवालिया हो गए। तो प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न जो परिस्थितियां हुई, यह भी महामंदी का प्रमुख कारण बना विश्व इतिहास में। उसके बाद सट्टेबाजी की प्रकृति, अमेरिका में एक नया पूंजीपति वर्ग का उदय हो गया, चूंकि गन बेच बेच करके, गोला बारूद बेच बेच करके पैसे बहुत ज्यादा वहां जमा कर लिए गए, ठीक है, लोगों के व्यापारियों के द्वारा। अब वो लोग सट्टेबाजी करने लगे। सट्टेबाजी आप समझ ही रहे हैं, जैसे आप लोग अभी ड्रीम 11 खेलते हैं, क्या है यह, एक प्रकार का सट्टेबाजी है, ठीक है। शेयर मार्केट में भी सट्टेबाजी होता है एक प्रकार से। कई बार क्या होता है कि शेयर मार्केट, आप जिस कंपनी का खरीदे शेयर वो बहुत बूम कर गया, आगे बढ़ गया, एकाएक फॉल हो गया, डाउन हो गया, गिरावट आ गया, उस स्थिति में नुकसान हो जाता है। तो यहां पर जो है न्यूयॉर्क का जो शेयर बाजार था उसमें एकाएक गिरावट आया, एकाएक गिरावट आया, जो अनएक्सपेक्टेड था लोगों व्यापारियों के लिए, ठीक है। उसके बाद आर्थिक राष्ट्रवाद, चूंकि सभी देश लगभग प्रथम विश्व युद्ध से प्रभावित था, सभी जगह आर्थिक परेशानियां चल रही थी। एक तरफ जर्मनी की स्थिति आप देखिए, यूरोप में ही है, इंग्लैंड की भी स्थिति बेहतर नहीं थी, भले लास्ट में उसकी विजय मिली, जीत हुई मित्र राष्ट्रों की, लेकिन आर्थिक स्थिति उसके बाद ही आप देखिएगा कि उसके उपनिवेश सब छीने गए और भारत जैसे देश से भी जो है इंग्लैंड को यहां से सफाया कर दिया गया, ठीक है, यहां से भागे। आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही देखिएगा कि अंग्रेजों की शक्ति में छिनता आई, कमी आई और दो राष्ट्र उभर करके सामने आया, एक आपका संयुक्त राष्ट्र संघ और एक सोवियत संघ रूस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक राष्ट्रवाद, सभी देश अपने आर्थिक गतिविधि को केवल और केवल संरक्षणवाद की नीति अपनाना चाह रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं कि बेचने का प्रयास करें, निर्यात करने का प्रयास, जैसे अभी चीन करता है संरक्षणवाद नीति, अमेरिका भी कभी कभी कर लेता है कि यानी हम केवल बेचेंगे खरीदेंगे नहीं, यानी जो दूसरे देश का प्रोडक्ट है उस पर क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग अभी दीपावली आया, चाइनीज प्रोडक्ट खरीदेंगे तो चीन के जो कंपनियां हैं उसका जो इलेक्ट्रिक जो सामान है वो बिकेगा भारत में। इस स्थिति में अगर भारत सरकार उस पर 5 गुना टैक्स लगा दे, 100 रुपया का चीज 500 रुपया में मार्केट में मिले, तो कोई लोग, तब वो लोग भारतीय ही जो सस्ता होगा वो खरीदेंगे, तो उस स्थिति में चाइना का प्रोडक्ट भारत में नहीं बिकेगा। तो इस स्थिति को हम आर्थिक राष्ट्रवाद कह सकते हैं, यानी हम अपने सामान को बेचने के लिए क्या किए, दूसरे देश के प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिए। अंग्रेज ऐसे ही करते थे, भारतीय सामानों पे टैक्स ज्यादा लगा देते थे और अपना सामान जो है बिना टैक्स के बेच लेते थे, सस्ता में बेच लेते थे, जिस कारण उनका सामान बिक जाता था, भारतीय सामान बिकता ही नहीं था चूंकि महंगा हो जाता था। तो इस प्रकार से आर्थिक राष्ट्रवाद होता है जब कोई देश अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक कह सकते हैं कि संरक्षणवाद की नीति अपनाता है, यानी दूसरे देश के प्रोडक्ट पे टैक्स भारी भरकम लगा देता है, जिससे कि दूसरे देश का प्रोडक्ट उसके देश में नहीं बिकता है, तो वो आर्थिक राष्ट्रवाद कहलाता है और उस स्थिति में भी आर्थिक मंदी आ जाती है, ठीक है। तो ये सब कारण थे, तो ये प्रमुख कारणों में से एक था। न्यूयॉर्क का शेयर बाजार में एकाएक गिरावट आई, आर्थिक राष्ट्रवाद, सट्टेबाजी की प्रकृति, व्यापार चक्र का परिणाम और विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, ये सभी जो थे वो आपके आर्थिक मंदी के महत्वपूर्ण कारण बने। अब इसी को यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया है, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए, चूंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं अच्छे एग्जाम में, खास करके बीपीएससी में, और कौन सा क्वेश्चन कब किस रूप में आ जाएगा आप देखिएगा, 1 to 5 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा और कोई नहीं जानता, और एक एक नंबर 2-2 नंबर से आपका छूट सकता है और या आप रेंज में आ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी टॉपिक को हल्के में ना लीजिएगा। मेरे द्वारा जितना भी टॉपिक आपको कंटेंट में दिया गया है, पढ़ाया गया है, भरोसा रखिए, आप पूरा पढ़ के जाइएगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन जितना हम कह रहे हैं उतना कीजिए। आप पहले अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाइएगा, लेकिन पहले जितना हम कह दिए हैं, जितना कंटेंट में वीडियो पड़ा है, जितना कह रहे हैं उतना बात फॉलो कीजिए। नहीं हो उसके बाद आप अपने मन मर्जी का कीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरी बात को सुनते नहीं हैं, अपना मन मर्जी ज्यादा करते हैं, ठीक है। कहेंगे ये तो आप कहिएगा ये 9th-10th में पढ़ें कि 11th-12th में पढ़ें कि 6 to 8 में पढ़ें। कई लोग इसी में कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि सर ये 9th-10th का है कि 11th-12th का है कि 6 to 8 का है। हम तो कहते हैं ये 1 to 5 का भी है, ये 1 to 5 में भी पूछा है तो 1 to 5 का भी हो गया।
बीपीएससी है भाई, सीटेट का एग्जाम नहीं है। बार बार मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग फोन करके पूछते रहते हैं मुझे, ठीक है। और एक ही चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग अभी तक बीपीएससी को समझ नहीं पाए। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक मंदी को व्यापार चक्र का एक स्वाभाविक परिणाम माना है। उनके अनुसार कुछ निश्चित समय अवधि में आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव आता है, मांग में कमी, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती है और 1929 की आर्थिक मंदी व्यापारिक चक्र का भी परिणाम था। और आपको हमने बताया था कि विकसित देशों में जो आर्थिक मंदी आती है वह व्यापारिक चक्र का भी परिणाम होता है। एक चक्र के बाद जो है वहां आर्थिक मंदी आ जाता है, ठीक है। 1929, ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि वैश्विक स्तर पे आर्थिक मंदी कब आया था, तो 1929 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, दूसरा विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां। युद्ध के समय सैन्य सामानों की मांग में वृद्धि, वही चीज हम समझा चुके हैं आपको, बस भाषा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। युद्ध के समय सैन्य सामानों की मांग में वृद्धि जिससे उनसे संबंधित उद्योग धंधों का विस्तार होता है, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद यह स्थिति नहीं रहती है, मांग में कमी आ जाती है और ऐसे में क्या होता है, मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है। ये आपको समझा चुके हैं। उसके बाद आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है। विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने आर्थिक राष्ट्रीयता की नीति अपनाई। वस्तुतः यूरोपीय देशों ने अपने ऋणों के भुगतान हेतु अधिक से अधिक निर्यात पर बल दिया और दूसरे तरफ आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी खरीदारी नहीं करेंगे, केवल बेचेंगे, ठीक है। इसी क्रम में सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई। तो बेचेंगे कैसे, क्योंकि सभी लोग तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, व्यापारिक संगठन है, उससे संबंधित है, तो वो केवल टैक्स बढ़ा सकते हैं, बैन नहीं कर सकता है। जैसे भारत भी चीन के सामान को बैन नहीं करता है, क्या करता है, टैक्स बढ़ा देता है, ठीक है। इससे आयात सीमित हुआ, फलतः आर्थिक संकट के रूप में सामने आया। तो यह भी आर्थिक राष्ट्रवाद बहुत प्रमुख कारण था। उसके बाद न्यूयॉर्क शेयर बाजार में गिरावट। अमेरिका में शेयर बाजार में निवेश कर लाभ कमाने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी, यानी अभी भारत में भी जो लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं, बहुत लोग वही कमाई करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं शेयर मार्केट में पूंजी लगाकर। अतः अमेरिकी पूंजीपति यूरोप के पुनर्निर्माण में ऋण देने के बजाय, जबकि उस समय अमेरिकी व्यापारियों को यूरोप के निर्माण में अपनी पूंजी निवेश करना था, लेकिन वो लोग यूरोप में पूंजी ना निवेश करके अपने ही देश में शेयर मार्केट में लगा रहे थे, ठीक है, पूंजी लगा रहे थे। और एकाएक शेयर मार्केट क्या हो गया, गिरावट आ गया, वहां अपने ही देश में धन लगाने लगे, जिससे यूरोप में आर्थिक संकट आ गई। अगर अमेरिकी व्यापारी यूरोप में पूंजी लगा रहे होते तो शायद यूरोप में आर्थिक मंदी नहीं आता, लेकिन वहां के व्यापारियों ने क्या किया कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें उसे चाहिए था कि पूरे विश्व में पूंजी लगाने का, लेकिन नहीं, ये लोग केवल अमेरिका के जो वॉल स्ट्रीट है वहीं पे ये पूंजी लगा रहे थे, जिस कारण से जब वहां पे शेयर मार्केट गिरा तो पूरा जो है मार्केट जो है वहां पर धराशायी हो गया। साथ ही अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, बड़ी संख्या में पूंजीपति दिवालिया हो गए। इसी कारण अमेरिकी धन पर निर्भर यूरोप के अनेक बैंक और वित्तीय संस्थान संकट में पड़ गए, क्योंकि यहाँ के पूंजीपति लोग ही दिवालिया हो गए और इन्हीं का बैंक पूरे विश्व यूरोप में चल रहा था। बैंक बंद हो जाने से होने लगे, जिससे लोग अपने बैंक में जमा पूंजी निकालने लगे। अभी आपको बोल दिया जाए कि एसबीआई बंद होने वाला, देखिए कल से लोग सबसे पहले पूंजी अपना जो जमा कर रखे वही निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी भय होता है कि बैंक भाग सकती है, बंद हो सकती है, तो लोग अपना पूंजी निकालने लगते हैं। फलतः आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई, परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट के रूप में देखा गया। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था। उसके बाद है उपाय क्या क्या किए गए, तो क्या क्या उपाय किए गए और यह आर्थिक मंदी को दूर किया गया, ठीक है। विश्व स्तर पे बहुत सारे उपाय यहां पर किए गए, खास करके अमेरिका में, ठीक है। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हुवर, ठीक है। हुवर की योजना क्या थी वो देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति हुवर ने समस्या के समाधान हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय भुगतान को 1 वर्ष के लिए रोकने की बात की गई, किंतु यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सका। वो क्या बोला, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भुगतान करना है, भुगतान यानी कोई प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए जो पैसा देना है वो पैसा देने की बात नहीं है, भुगतान उसके बदले प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो भुगतान बंद करने की योजना किया, लेकिन इसको सही से क्रियान्वित नहीं हुआ। दूसरा बैठक 1933 में लंदन में हुआ।
लंदन बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 60 से अधिक जो देशी राज्य हैं उसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बैठक में राज्यों द्वारा संरक्षणवाद नीति अपनाने के स्थान पर, यानी केवल अपना ही प्रोडक्ट बेचने के स्थान पर, ठीक है, संरक्षणवाद क्या होता है, खुद का प्रोडक्ट बेचना और दूसरे का प्रोडक्ट नहीं खरीदना, ठीक है, के स्थान पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया जिससे विश्व में व्यापार में वृद्धि हो सके। तो यानी लंदन में बैठक हुआ 1933 में, जो बैठक संबंधित किससे है कि आर्थिक मंदी किस प्रकार से दूर हो, और यहाँ पे 60 से अधिक जो उस समय छोटे छोटे यूरोपीय राज्य थे या कह सकते देश थे, वहां के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया कि किस प्रकार से आर्थिक मंदी को दूर किया जाए, यानी जो संरक्षणवाद है, केवल आयात निर्यात करने की प्रवृत्ति है, उसको समाप्त करके यहाँ पर आपसी तालमेल के साथ जो आगे बढ़ने की बात की गई। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट का जो है न्यू डील कार्यक्रम, ठीक है, आगे चल करके अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं रूजवेल्ट, ठीक है। रूजवेल्ट जो है वो न्यू डील कार्यक्रम लाते हैं, न्यू डील, कई बार पूछेगा जो है रूजवेल्ट का न्यू डील कार्यक्रम क्या चीज से संबंधित है, तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट का जो न्यू डील कार्यक्रम है वो आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के लिए एक कार्यक्रम है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में खास करके 9, 10, 11, 12 विश्व इतिहास में पूछे जाने की संभावना एकदम बन रही है। राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट का न्यू डील कार्यक्रम क्या है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जब रूजवेल्ट बनते हैं ने आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के लिए 1933 में एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके तहत अनेक सामाजिक आर्थिक अधिनियम पारित किए गए, बहुत सारे सामाजिक आर्थिक अधिनियम बनाए गए। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो मजदूर है उसका घंटा कम कर दिया जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। जैसे कोई मजदूर को 8 घंटा काम करने के लिए के एवज में सैलरी 500 मिलता था, अब उसको 4 घंटा में ही 600 दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि 4 घंटा में ही वह चला जाएगा, दूसरा मजदूर को काम मिल जाएगा। यानी क्या होगा कि जो आर्थिक गतिविधि रुक चुकी है वो लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेंगे धन कमाने के लिए। इन्हें ही सम्मिलित रूप से न्यू डील कार्यक्रम कहा गया। आगे देखिए ये क्या है उसके बारे में भी लिखा हुआ होगा। इसके विभिन्न नीतियां थी। अब न्यू डील नीति में क्या क्या नीतियां हैं, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति के तहत क्या था, औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम बनाया गया कि किस प्रकार से उद्योग धंधा चलाया जाए। इसके तहत राज्य द्वारा उत्पादन और व्यापार जो कि प्राइवेट पूंजीपति लोगों के हाथ में था, कुछ दिनों के लिए उसको सरकार ने अपने पास ले लिया। क्या था, अमेरिका में किस प्रकार का है आर्थिक व्यवस्था, पूंजीपति वर्ग का है, प्राइवेट सेक्टर है वहां, लेकिन कुछ समय के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। साथ ही मजदूरी दर में वृद्धि कर दिया गया, जो मजदूरी दर था उसको बढ़ा दिया गया। काम के घंटों को कम कर दिया गया, जो 8 घंटे काम करना था मजदूर को 4 घंटे कर दिया गया। इसके तहत रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। जैसे मान के चलिए स्कूल है, आपको 8 घंटे में देगा सैलरी, उतना ही सैलरी अगर आपको 4 घंटे में मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा कि वो काम पूरा करने के लिए और भी मजदूर को तो रखिएगा। क्योंकि 8 घंटे का स्कूल है तो 4 घंटे एक टीचर को रखिएगा, तो 4 घंटे के लिए तो दूसरे को रखना होगा, तो रोजगार वृद्धि होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्रय शक्ति, जनता का क्रय शक्ति बढ़ाने, जो खरीदारी क्षमता है, पैसा रहेगा तभी खरीदारी क्षमता बढ़ेगा, तो उसके लिए यह कार्य किया गया। किसके द्वारा, न्यू डील कार्यक्रम के द्वारा, रूजवेल्ट का न्यू डील कार्यक्रम, जो कि आर्थिक मंदी के प्रभाव से बचाने का उपाय था, ठीक है। इन प्रयासों से 1 वर्ष के भीतर ही 37% रोजगार क्रिएट हो गए। यानी अपने आप में यह योजना आई, बहुत ही सफल रहा और मजदूरी में 25% की वृद्धि हुई। यानी जो लोगों की जो वेज था, मजदूरी दर था, उसमें भी 25% की वृद्धि हो गई रूजवेल्ट के कार्यक्रम के तहत, और 37% रोजगार में भी वृद्धि हुई। यानी जो बंद हो चुका था रोजगार क्रिएट होना, लोगों के पास धन जाना बंद हो गया था, तो उसमें यहाँ पे सफलता मिल गई औद्योगिक नीति के तहत। उसके बाद रूजवेल्ट ने क्या किया था, एक कृषि नीति बनाई 1933 में।
कृषि समायोजन कानून बनाया गया जिसके तहत किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया, यानी किसानों को क्या किया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है, कर्ज। कपास, गेहूं और तंबाकू उत्पादन पर विशेष छूट दिया गया तथा इन प्रयास से किसानों की आय में 2 वर्ष के भीतर ही 2 गुनी वृद्धि देखने को मिला। तो रूजवेल्ट का जो न्यू डील कार्यक्रम है वह कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था पूरे विश्व को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए। सामाजिक नीति के तहत क्या किया गया, यह सब रूजवेल्ट के द्वारा ही किया गया। इसके तहत सामाजिक पुनरुत्थान अधिनियम बनाए गए जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा, पेंशन, जो असहाय थे, वृद्ध थे, उनको पेंशन देना यहीं से शुरुआत किया गया जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति बनी रही। बेरोजगारी दूर करने हेतु कानून बनाया गया। इसके तहत बेरोजगारों को राज्य द्वारा सार्वजनिक निर्माण के कार्य, जैसे अभी मनरेगा, सब यही सब कॉन्सेप्ट पे आधारित आपके देश में, आपके राज्य में ये सब जो मनरेगा वगैरह कार्यक्रम आया है, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि पूरा विश्व इतिहास से ही डेडिकेटेड रहता है कि आखिर आर्थिक गतिविधि कैसे तेज किया जाए, लोगों तक पैसे कैसे पहुंचाए जाए। अभी मनरेगा क्या है, जिनको रोजगार नहीं मिलता है उनको 100 दिन का रोजगार, कम से कम उनका परिवार अच्छे से तो चल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए यहाँ पर जो सरकार ने सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में नियोजित करने की व्यवस्था की गई। पहले क्या था, नियोजित शिक्षक हुआ करते थे, अब आप लोग जो बनेंगे नए लोग वो नियोजित नहीं होंगे। ठीक है, पहले हम लोग नियोजित शिक्षक अभी तक बने हुए थे, अब जाकर के नियोजन से मुक्ति मिलेगा। ठीक है, तो नियोजन क्या होता है कि कम सैलरी पे उतना ही काम कराया जाता है जहां जितना काम की उच्च सैलरी, जो एक वाजिब सैलरी है उस पे किया जाता है। तो ये आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए जो आर्थिक समस्या है जैसे पहले क्या था, राज्य सरकार के पास आर्थिक यानी कह सकते हैं कि पैसे उतने नहीं होंगे, उस स्थिति में भी बच्चों को पढ़ाना था, स्कूल ले जाना था, इसीलिए राज्य सरकार ने शिक्षा मित्र जैसे पोस्ट बनाए, 1500 रुपया सैलरी देकर के टीचरों को पढ़वाना शुरू किया। और आज देखिए वही सरकार, जदयू की सरकार ही कह सकते हैं, आपको 50,000 45,000 दे रही है और आपको नियुक्ति की प्रक्रिया से आपको शिक्षक दे। यह प्रक्रिया उस समय भी दे सकती थी, उस समय भी बीपीएससी आयोजन करा करके अच्छे से कर सकती थी, लेकिन राज्य सरकार के पास फंड नहीं होगा, पैसे नहीं थे, जिस कारण से जो है वह उस समय नहीं दे पाई। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें क्वालिटेटिव जो है, क्वांटिटी के जगह क्वालिटी पे ध्यान दिया गया और योग्य लोगों की नियुक्ति की जा रही। तो ये जो नियोजन है ये कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जब कमजोर रहता है तो उससे बचने के लिए, बचाने के लिए किया जाता है। आवास है तो ऋण प्रदान किया गया, यानी घर के लिए बनाने के लिए यहाँ पे ऋण दिए गए, होम लोन वगैरह जिसे अभी भी मिलता है। टेनेसी घाटी परियोजना, ये कई बार पूछेगा। और जो आपके देश में जो दामोदर नदी घाटी परियोजना आया है वो टेनेसी घाटी परियोजना को देख करके ही लाया गया था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अब कहिएगा कि इससे क्या फायदा है। देखिए इससे कई फायदा, बिजली भी तैयार होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर मत्स्य पालन हो सकता है उस क्षेत्र में। तीसरा नंबर बाढ़ से बचाव हो सकता है। चौथा नंबर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, लोग देखने भी दूर दूर से जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे कार्यक्रम जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से जो है इनकम जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो टेनेसी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी अमेरिका में आर्थिक मंदी के बाद, तो यही देख करके भारत में भी दामोदर नदी घाटी परियोजना आप देखिएगा कि भारत में लाया गया था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, शुरू की गई, जिसके तहत नदी घाटी क्षेत्र का विकास कर वहां प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर, ठीक है, बल दिया गया और इससे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में लगे लोगों में समृद्धि आई, रोजगार के अवसर बढ़े। तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे लोग उसमें लगेंगे और रोजगार के अवसर निश्चित रूप से बनेगा। अब देखिए आर्थिक मंदी के क्या क्या परिणाम हुए, ये थे कारण, उपाय। अब परिणाम देखिए क्या हुआ, परिणाम के स्तर पर इसने क्या किया, दुनिया को दूसरा विश्व युद्ध दे दिया। आर्थिक मंदी ने, जब जेब में पैसा नहीं होगा ना तो आप आंदोलन कीजिएगा, भूखे मरने से अच्छा चलो भाई एक धक्का सरकार को भी देखा जाएगा। ठीक है,
तानाशाही शासन के उद्भव और विकास यहां देखने को मिला। अगर आप देखिएगा तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी आई, खास करके जर्मनी वगैरह में, और वहां पे हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाही, चूंकि इटली की भी स्थिति दयनीय हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, चूंकि उसको कुछ मिला नहीं, केवल उसकी हानि हुई थी। आपको हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया था। तो वैश्विक आर्थिक मंदी ने अधिनायकवादी मतलब तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति जब शासन करे, मतलब मैं ही कानून हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो उस तरीका का शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह में लोग अपना हित देखने लगे। वह जब लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था तो इस अधिनायकवादी लोगों में ही अपना वो सरकार ढूंढने लगे और अपना उपाय ढूंढने लगे कि ये आएगा तो हमें जो है जो चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह के समर्थन में लोग आने लगे और इसने दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध दे दिया। ठीक है, तो ये भी आर्थिक मंदी का ही सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। अब एग्जाम का डेट बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, ये सब मत पूछा कीजिए, फिलहाल पढ़िए। आप लोग पढ़ा रहे, कुछ तो लिख रहे हैं कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। भाई हम थोड़े अतुल प्रसाद जी हैं जो हम बता देंगे कि बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा नहीं, चुपचाप तैयारी कीजिए। बढ़ता है, दिसंबर में रिजल्ट देने का घोषणा हो गया, डेट नहीं बढ़ने वाला। अब वैसा ही कुछ घटना घटित हो जाए देश में तो डेट बढ़ जाए तो बढ़ जाए, ऐसे नहीं बढ़ेगा। चुपचाप शांति से तैयारी कीजिए, पढ़ाई वक्त में डेट पढ़ाई कीजिए, डेट जब होना होगा हो ही जाएगा, होगा तो सबके लिए होगा, परेशान क्या है। डेट बढ़ जाएगा तो और खराबी है, जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है, जितना जल्दी हो जाए। तो आप लोग तो पहले से पढ़ रहे हैं, आपको तो ऑलरेडी हमने कंटेंट दे दिया है, कई लोग को तो पता भी नहीं चलेगा सिलेबस क्या है, आपको तो सब कुछ किया हुआ है, केवल आप सारा वीडियो और टेस्ट लगा के तो जाइए। ठीक है, आप लोग तो बहुत फायदे में रहिएगा, जो लोग जुड़ गए हैं एकदम फायदे में रहिएगा, मैं बोल रहा हूँ बहुत फायदे में। एग्जाम होने दीजिए फिर पता चलेगा। राजकीय नियंत्रण में वृद्धि। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जब आर्थिक मंदी आएगी तो क्या होगा कि मुक्त व्यापार की अवधारणा चोट पहुंचेगी। अब उद्योग, व्यापार एवं कृषि क्षेत्र के व्यापार के लिए राज संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। यानी जब यहां पर व्यापारिक स्थिति गड़बड़ा गई, व्यापारी पूंजीपति लोग का पूंजी डूबने लगा, तो उस स्थिति में महसूस किया गया कि जो पहले वाणिज्यवाद था, राज के संरक्षण में व्यापार, तो उस पे यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि राज अब हस्तक्षेप करेगा व्यापारी के बीच में, यानी व्यापार करने में, जिससे कि पूंजीपति वर्ग जो डूब रहा है वो बच सके। तो इस अवधारणा का भी आप देखिएगा यहाँ पे समर्थन मिल जाएगा। अब उद्योग, व्यापार एवं कृषि क्षेत्र के व्यापार के लिए राज संरक्षण यानी राज हस्तक्षेप करने लगेगा, जैसा हम अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट न्यू डील कार्यक्रम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे औद्योगिक नीति आया, वो तो पूंजीपति वर्ग का उद्योग धंधा था, लेकिन यहाँ पे सरकार जो था, राष्ट्रपति जो है अमेरिका का रूजवेल्ट, उसने नियम लगाया, उसने पूरे इंडस्ट्री पे नियम लगाया कि काम के घंटे को कम किया जाए, सैलरी, मजदूरों का वेज बढ़ाया जाए, मजदूरी बढ़ाया जाए। तो ये सब क्या था, हस्तक्षेप था राज का। व्यापार जो खुले लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनमें हस्तक्षेप था। तो कह सकते हैं कि यहां से जो है राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हो गई, यानी व्यापारी करने वालों पर भी राज अब नियंत्रण करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगला है राज संघ पर चोट। एक जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राज संघ का जो निर्माण हुआ, राज संघ का निर्माण का आधार अंतरराष्ट्रीय सहयोग था, किंतु उग्र आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति, चूंकि यहाँ पे विश्व में जब आर्थिक मंदी आए तो सभी देश आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति अपनाने लगे। उससे क्या हुआ कि सभी देशों में भिन्नताएं बढ़ने लगी और आपसी रंजिश बढ़ने लगा, मनमुटाव बढ़ने लगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में कमी होने लगी। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपका जो प्रभाव रहता है आर्थिक मंदी का ही रहता है। उसके बाद यहां पर आप देखिएगा सबसे बड़ा ड्रॉबैक किसका ये हुआ कि साम्यवादी विचारधारा को लोकप्रियता मिली, चूंकि जितने भी पूंजीपति वर्ग थे या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी क्रैश हो चुकी थी बिल्कुल। लोग आर्थिक मंदी के कगार पे थे, लोग को भोजन नहीं मिल रहा है, लोग को इलाज नहीं हो पा रहा है, लोग मर रहे हैं। तो उस स्थिति में जो साम्यवादी देश थे, रूस जैसे देश,
वो बचे हुए थे। तो लोगों को लगा कि साम्यवादी में जरूर कुछ ना कुछ बात है, ठीक है। तो यहां पे साम्यवादी विचारधारा को लोकप्रियता मिलने लगी और इसके बाद ही देखिएगा कि आपको आपके देश भारत में हो चाहे चीन में हो, तो साम्यवादी विचारधारा तेजी से फैलती है और वहां पे सरकार का भी निर्माण होता है। आर्थिक मंदी के दौरान देखा गया कि पूंजीवादी देश आर्थिक मंदी के शिकार हुए, जबकि साम्यवादी देश मंदी के दुष्प्रभाव से बच गए, जिससे कि साम्यवादी विचारधारा को लोकप्रियता मिली, ठीक है। तो ये सब थे आपके आर्थिक मंदी के कारण, परिणाम और उसका वैश्विक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा वो था, ठीक है। तो ये टॉपिक आप देखे होंगे, विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इससे ज्यादा आप किसी भी नोट्स में या किसी बुक में इससे अच्छा आपको समझाया हुआ नहीं होगा, ठीक है, जिसको कि हमने खुद से आपको लिख करके अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। बाद बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप इसको देखते हैं क्वेश्चन, तो कोई नहीं जान रहा है कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, लेकिन विश्व इतिहास के क्वेश्चन 9 to 12 में ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मिलेगा तो इन्हीं सब टॉपिकों में से क्वेश्चन रहता है, आप देखिएगा, चाहे 11-12 में के भी जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। अब थोड़ा सा जो एक केवल फैक्चुअल जो डाटा है उसको आप देख लीजिए। इंग्लैंड में क्रांति, यहां से एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, इसलिए हमने इसको ज्यादा डीपली नहीं रखा है, केवल आप सुन लीजिए। एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, ठीक है। देखिए, क्रांति का मतलब लड़ाई नहीं होता है, क्रांति का मतलब कभी भी युद्ध नहीं होता है, क्रांति का मतलब होता है आमूल चूर्ण परिवर्तन, ठीक है। क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, क्रांति का मतलब ये नहीं है कि एकदम युद्ध होगा तभी क्रांति, जब अमूल चूर्ण परिवर्तन हो जाए उसी को क्रांति कहते हैं। और इसको गौरवपूर्ण क्रांति इसीलिए कहा गया इंग्लैंड की क्रांति को, क्योंकि यहाँ पे रक्तपात नहीं होता है, गोली बंदूक नहीं चलता है, लोग मारे नहीं जाते हैं, शांतिपूर्ण जो है यह यहाँ पे बदलाव आ जाता है, इसीलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति कह दिया गया। आप लोग को पढ़ाएं कि सीट बताएं 6 to 8 में एसएसटी में कितना सीट है। अरे नोटिफिकेशन आने दीजिए, आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिए कितना सीट है, क्या है, नहीं है, ठीक है। क्लास में पूछ रहे कितना सीट है, भाई पढ़िएगा क्या आप लोग। चलिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। गृह युद्ध मतलब आपस में ही, जब देश के लोग ही आपस में ही लड़ने लगे उसको गृह युद्ध कहते हैं। जैसे अमेरिकी गृह युद्ध, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब आपस में ही लड़ने लगे, ठीक है, एक तरफ व्हाइट लोग रहते थे तो दक्षिण अमेरिका में जो है काले लोग रहते थे, तो उसको अमेरिकी गृह युद्ध का नाम दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर संसद और राजतंत्र के बीच में कह सकते हैं कि लड़ाई हुई, तो वह जो है घटना इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाएगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है, VVI है, VVI लाइन है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो 1688 ईस्वी में हुआ था। और उस समय इंग्लैंड का जो शासक था वह जेम्स द्वितीय था। कौन था? तो जेम्स द्वितीय, याद रखिएगा। जब यही क्वेश्चन पूछेगा, जब भी पूछता है तो यही क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो इंग्लैंड में जब गौरवशाली क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, तो उस समय जो है इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जेम्स द्वितीय था, ठीक है। कौन था? तो जेम्स द्वितीय था, याद रखिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध, आपको पता होगा सप्तवर्षीय युद्ध, हमने बताया था पिछले क्लास में। अमेरिकी क्रांति जब हो रही थी तो उस समय सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था, उससे पहले इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था।
और इस युद्ध में किसकी हार हो जाती है? तो फ्रांस की हार हो जाती है। और इस युद्ध का बदला लेने के लिए फ्रांस अमेरिकी क्रांति में पार्टिसिपेट करता है और अमेरिका को मदद करता है। तो वही पूछ रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कब से कब तक हुआ? तो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ। और इस युद्ध में फ्रांस की जीत हुई थी, फ्रांस की हार हुई थी और इंग्लैंड की जीत हुई थी सप्तवर्षीय युद्ध में। गुलाबों का युद्ध अगर कहा जाए कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था। और यो मैग्ना कार्टा जो शब्द सुनते हैं तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही जो है अधिकार पत्र दिए गए थे वहां की जनता को। और किसके द्वारा? तो राजा जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में। इसीलिए यह मैग्ना कार्टा जो शब्द है फेमस हो गया। मैग्ना कार्टा कोई भी चीज जो एक प्रकार से कह सकते अधिकार का पत्र इसको कहा गया। तो सर्वप्रथम जो है अधिकार पत्र जो जनता को देने का जो दिया गया है जिसमें राजा का साइन हुआ है वो इंग्लैंड में ही हुआ है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र थी। जो जन सामान्य लोग थे उसके अधिकार यहां दिए गए थे। जैसे हमारे देश में भी मौलिक अधिकार दिया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में सर्वसाधारण को कुछ अधिकार दिए गए थे, उसी को अधिकार पत्रों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो है अपने नागरिकों को अधिकार देने का काम जो है वो इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। और ट्यूडर जो एलिजाबेथ जो थी, नाम सुने होंगे आप लोग एलिजाबेथ, ये भी ट्यूडर राजवंश से ही संबंधित थी। तो एलिजाबेथ प्रथम का जो संबंध है वो ट्यूडर राजवंश से ही था। और इंग्लैंड में जब गृह युद्ध हुआ था तो 7 वर्षों तक चला और इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी फाइनली, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बस फैक्चुअल में पूछेगा। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा जाता था और जो संसद के समर्थक थे पार्लियामेंट के उनको राउंड हेड्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राउंड हेड्स कहा जाता था, ठीक है। तो अगर पूछेगा इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति से तो यही 2 4 5 लाइन में से ही पूछेगा, इसलिए ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कब हुआ? याद रखिएगा 1688 ईस्वी में, ठीक है। और यह जो सबसे पहले जनता को अधिकार देने का काम जो हुआ यह इंग्लैंड में ही हुआ। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में ही हुई 1688 ईस्वी में। जो जनता को अधिकार दिए गए वह घोषणा पत्र भी सर्वप्रथम जो राजा वहां का कौन था? तो जॉन के द्वारा दिया गया था 1215 ईस्वी में। और सप्तवर्षीय युद्ध जो है आपका 1756 से 1763 के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और जिसमें कि फ्रांस की हार हुई और इंग्लैंड की विजय हुई थी। तो इस प्रकार से आपका विश्व इतिहास के लगभग टॉपिक कंप्लीट हैं। कुछ टॉपिक लेनिन का रूस से रिलेटेड जो है वो एक दिन चलेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ होगा उसको करा के ऑब्जेक्टिव सारा जो है मैं करवा दूंगा, जिससे कि आपको फाइनली एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाद बाकी जितना भी कंटेंट में वीडियो पड़े हुए हैं उसको अच्छे से देखिए और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, बीपीएससी का घटना चक्र हमने बोला है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। विश्व इतिहास के जो हमने नोट्स दिए हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। जो सेट हमने डाल रखा है विश्व इतिहास का उसको एक बार बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो निश्चित रूप से लगभग सारे क्वेश्चन आपको क्लासरूम के ही नोट से हो, ऑब्जेक्टिव सेशन से हो, क्वेश्चन पेपर से हो, जो भी आपका जो सेट है उससे हो, लगभग क्वेश्चन आ ही जाते हैं। पिछले बार भी लगभग अगर देखा जाए 80 में से कम तो 75 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से क्लासरूम के ही हैं विश्व इतिहास ये आपका 10+2 में, ठीक है। 9th में भी सारे क्वेश्चन हैं, आप मिला लीजिएगा, नोट्स ले लीजिए जो है कंटेंट्स में और खोजिए जो जो चैप्टर है जहां से आया देखिए वो आपको नोट्स में है कि नहीं लिखा हुआ और वो पढ़ाया गया भी और एम्फेसाइज किया हुआ भी है, ठीक है।
अब बाद बाकी काम है आपका, पढ़ना ना पढ़ना। हमने महामंदी आपको अच्छे से समझाया, बाकी बहुत लोग को समझ लगा होगा, बहुत लोग केवल जो ऑब्जेक्टिव रखने वाले लोग हैं उनको ये सब समझ में आने वाला चीज़ नहीं है, मैं पहले से जानता हूँ, ठीक है। उनको रटने का जो है आदत लगा हुआ है, ऑप्शन देख करके याद करने का आदत लगा हुआ है, लेकिन बीपीएससी आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है, मतलब रटे रटाए क्वेश्चन जनरली आपको देगा नहीं, इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया है। बाकी ऑब्जेक्टिव बुक से आप लोग अच्छे से देखिए, उसको बनाइए, हमने बुक भी बता ही दे रखा है, ठीक है, और नोट्स भी दे ही रखा है। जिससे भी रहता है मॉडर्न तो पूरा कंप्लीट करा के ही रखे हुए, कंटेंट में आपका मॉडर्न तो पूरा पढ़ा ही रखे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है।